हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चिपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिफोर वी स्टार्ट। एमबीए सीईटी का ऑफलाइन मोड में बैच आने वाली 25 जुलाई 2024 से शुरू होगा। ये बैच जैसे मैंने कहा ऑफलाइन मोड में है और सुबह 8 से 10 बजे में रहेगा। जो स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी में सक्सेस पाना चाहते हैं उनके लिए दिस इज द बेस्ट कोर्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। व्हाट इज सक्सेस और हाउ डू यू गेट सक्सेस? योर पॉजिटिव एक्शंस कंबाइंड विथ योर पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। तो आपकी थिंकिंग तो पॉजिटिव होनी ही चाहिए, पर उसके साथ आपकी एक्शंस भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगा और पक्का मिलेगा। ठीक, चल वी स्टार्ट विथ आवर क्लास टुडे। चलो, तो विच इज द फर्स्ट वर्ड टुडे? पहला जो वर्ड है हमारा वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, ठीक है। माई ग्रैंडफादर रिटेन्ड देयर एंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वॉज ऑब्स्टिनेट इन हिज ओपिनियंस। ये देयर नहीं चाहिए, यहां चाहिए हिज, ठीक है, हिज, क्योंकि ग्रैंडफादर इज सिंगुलर, ठीक है। जैसे यहां पे हिज ओपिनियंस आया है वैसे ही। तो माई ग्रैंडफादर रिटेन्ड हिज एंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वॉज ऑब्स्टिनेट इन हिज ओपिनियंस। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिनेट मतलब अड़ जाना किसी चीज पे, है ना, कि मेरे थॉट्स ऐसे हैं एंड आई एम ऑब्स्टिनेट अबाउट माई ओपिनियंस। आई एम ऑब्स्टिनेट इन माई ओपिनियंस, नॉट अबाउट, आई एम ऑब्स्टिनेट इन माई ओपिनियंस। तो ऑब्स्टिनेट जो हो गया वो होता है अड़ जाना किसी चीज पे, राइट। तो ऑब्स्टिनेट। कैंटेंक्रस मतलब अड़के रहना अपने थॉट के बारे में। स्टबर्न होना या दूसरी किसी चीज से एग्री ही नहीं करना। मेरी मुर्गी की एक ही टांग इज ऑब्स्टिनेट, समझ गए? इट्स हिंदी ट्रांसलेशन इन अ फनी वे। नेक्स्ट, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? ऑर्डिनरी, क्रैंकी, इरिटेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या होगा इसका? फीबल, यानी जो स्टेबल नहीं है, बराबर है, अनस्टेबल है, वो इधर उधर कहीं से भी जा सकता है। तो आप एग्जैक्टली अपोजिट, स्टबर्न किसी चीज में नहीं। एक तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने थॉट्स के प्रति स्टबर्न हो, नहीं ये मेरे थॉट्स है और ऐसे ही है। फीबल होगा ना, मतलब यार तुम्हारा भी ठीक हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फीबल। नेक्स्ट, इनइफेक्चुअल, ये भी इसका एंटोनिम हो गया। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज ऑब्सोलीट। Obsolete. Let us read the sentence first. The book used a word that had long been obsolete. यानी जो भी किताब मैं पढ़ रहा हूं जो भी, उसमें ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड था जो ऑब्सोलीट था। ऑब्सोलीट था मतलब जिसका अभी ज्यादा यूज नहीं होता, या अगर होता भी हो तो बहुत ही कम होता है। ऐसे वर्ड्स को, ऐसी चीजों को हम लोग ऑब्सोलीट कहते हैं, राइट। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई मेथड अभी ऑब्सोलीट हो गई है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड ऑब्सोलीट हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि अब वो मेथड आउटडेटेड हो गई है, आजकल वो मेथड कोई यूज नहीं करता, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट, राइट। तो ऑब्सोलीट मतलब क्या होगा? नो लॉन्गर इन यूज, आजकल कोई यूज ही नहीं करता या बहुत ही कम होता है यूज। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? जैसे अभी मैंने कहा आउटडेटेड, समय गुजर गया उस चीज का, अभी बराबर है, वो चीज कोई यूज नहीं करता, उसे हम कहेंगे ऑब्सोलीट। या एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेटेड मतलब ये बहुत पुराना, है ना। जैसे एंशिएंट का मतलब भी क्या होता है? बहुत पुराना, समथिंग विच इज वेरी ओल्ड, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? करंट या अप टू डेट या मॉडर्न, ठीक है। तो ऑब्सोलीट बेसिकली इज अबाउट समथिंग that was used earlier but is no longer in use. Clear? चलो next word. Which is the next word? Next word is very similar again to obsolete. Very similar I am saying. It is not it can be synonyms, है ना, but it is very similar to obsolete. अब क्या है सेंटेंस देखेंगे। Prisons are run on archaic methods. Archaic methods मतलब बहुत ही पुरानी मेथड पे अभी चल रहा है। शायद मॉडर्न प्रिजन्स में, नए प्रिजन्स में ये मेथड्स यूज नहीं होती क्योंकि वो मेथड्स बहुत पुरानी है। तो आर्काइक का मतलब होता है अगेन समथिंग विच इज वेरी ओल्ड, बट दीज थिंग्स मे बी इन यूज,
इनका यूज होता है, पर ये आर्काइक बहुत पुराना है। ठीक है, तो आर्काइक का मतलब क्या होगा? वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन्ड। ये टी नहीं है यहाँ, है ना, वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन्ड। सिनोनिम क्या है इसका? अगेन एंटिक्वेटेड, बराबर है, एंटिक्वेटेड अगेन पुराना, ओल्ड या आउटडेटेड। तो आर्काइक कैन बी सिनोनिम ऑफ द वर्ड वी हैव जस्ट सीन विच वाज ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का ही सिनोनिम क्या होगा? आर्काइक। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अबेट। अबेट, अब अबेट का मीनिंग हम लोग देखेंगे। When the storms abate, the uncertainties do not. When the storms abate, the uncertainties do not. इसका मतलब क्या है कि जब तूफान कम हो जाएंगे पर अनिश्चितताएं कम नहीं होंगी। बराबर, मतलब तूफान कम हो रहा है, स्टॉर्म्स कम हो रहे हैं, तो अबेट का मतलब है कम होना, डिमिनिश होना, डिक्लाइन होना। क्लियर हो गया? घटना कोई चीज, राइट। तो जब स्टॉर्म कम होगा, घटेगा, फिर भी अनिश्चितताएं, जब अनिश्चितताएं नहीं घटेंगी तब। क्लियर हो गया? ये वर्ड अबेट मतलब होता है कम होना। तो अबेट का सिनोनिम क्या होगा? टू डिमिनिश इन इंटेंसिटी और इन सिवियरिटी। इंटेंसिटी में कम होना। अब यहाँ पे वर्ड टू वर्ड तो यूज नहीं हो रहा है ये, ठीक है। सिनोनिम डिक्लाइन, वेन, वेन का मतलब ये घटना, डिक्रीज, और एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा इसका? इंक्रीज होना, इंटेंसिफाई होना या एस्केलेट होना। एस्केलेट मतलब बढ़ना, ठीक है। इंटेंसिफाई का भी मतलब इंटेंसिटी में बढ़ना, इंक्रीज का तो मतलब आपको पता ही है। ठीक, क्लियर? आई होप ये भी वर्ड क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेवेनस। मस्त वर्ड है ये। वीना रियलाइज्ड दैट शी हैड ईटन नथिंग सिंस लीविंग होम दैट मॉर्निंग एंड शी वॉज रेवेनस। अब ये सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि वीना ने, देखो हमेशा मीनिंग पता ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, आपको मीनिंग सेंटेंस से लगाते आना चाहिए। अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हो तो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझा तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेके रुकना नहीं है। यू मस्ट नेवर स्टॉप। आपको उस सेंटेंस का मीनिंग तो भी ध्यान में आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्ड का मीनिंग नहीं ध्यान में आ रहा तो सेंटेंस का तो आना चाहिए। सेंटेंस का नहीं आ रहा तो पैराग्राफ का तो आना चाहिए, एक थीम क्या है उसकी ये तो पता चल जाएगा। और अगर पैराग्राफ का नहीं आता तो पूरे पैसेज का तो थीम वगैरह पता चल जाएगा। एक वर्ड नहीं आने से या एक दो वर्ड नहीं आने से आपको पैसेज नहीं समझेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पढ़ने की आदत लगाते रहो, यू स्टार्ट रीडिंग डेली, आपको पैसेज एक वर्ड से आपका कुछ खास नहीं बिगड़ता। समझ गए? पढ़ते रहो, आपको कुछ तो समझेगा ही। चलो, वीना रियलाइज्ड दैट शी हैड ईटन नथिंग सिंस लीविंग होम। घर से निकलने तक, यानी घर से जब निकली थी तो उसने कुछ नहीं खाया था, है ना, दैट मॉर्निंग। और उस समय घर से सुबह निकल गई, उस समय कुछ नहीं खाया। एंड शी वॉज रेवेनस। अब कुछ नहीं खा के घर से अगर निकलेंगे तो फिर क्या लगेगी? भूख लगेगी। और शी वॉज रेवेनस का मतलब उसे भूख लगी थी, वॉज हंग्री। क्लियर? तो रेवेनस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा होना, या स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब भी कोई होता है बहुत भूखा होना, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम क्या है इसके? फिर स्टार्विंग, उपवास होना, या उपवास होना या रखना, या अपने आप हो जाना, कुछ खाने को ही नहीं मिला तो उपवास ही हो जाएगा, बराबर है। एम्प्टी स्टमक, स्टमक के लिए एम्प्टी यूज किया है। एशूरियंट, तो इन सब का मतलब क्या होता है? बी हंग्री। एंड एंटोनिम क्या होगा इसका? सेटेड, बस पेट भर के खाना हो गया, ठीक है। फुल या सेटिस्फाइड। तो रेवेनस का मतलब है बहुत ज्यादा भूखा होना, टू बी वेरी हंग्री। क्लियर? चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट, ठीक है। क्या है एक्सक्विजिट? द गैलरी हाउसेस सम एक्सक्विजिट वर्क्स ऑफ आर्ट। द गैलरी, गैलरी यानी कौन सी गैलरी? जहाँ पे एग्जीबिशंस लगते हैं वो गैलरी, ठीक है। हमारे घर की गैलरी की बात नहीं हो रही है। तो गैलरी हाउसेस, हाउसेस का मतलब यहाँ पे घरों से नहीं है, या ये गैलरी घर की नहीं है, ऐसा भी मतलब नहीं है। गैलरी का मतलब होता है जहाँ पे एग्जीबिशन लगता है, और हाउसेस मतलब उन्होंने रखे हुए हैं,
उस एग्जीबिशन में, या जैसे आपने आर्ट्स गैलरी सुना होगा ना, तो वहां पे जो रखे हैं वो वर्क्स ऑफ आर्ट कैसे है, एक्सक्विजिट है। एक्सक्विजिट मतलब बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट क्वालिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सक्विजिट का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली गुड और इंप्रेसिव, जिसे देख लो तो बस देखते ही रह जाओ, दैट इज एक्सक्विजिट। सिनोनिम क्या होंगे इसके, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग या वंडरफुल। एंटोनिम बैड, फॉल्टी, पुअर। अगर आप किसी पेंटिंग को देख लो तो ये एडजेक्टिव बहुत काम में आएगा आपका, कौन सा, दिस इज एन एक्सक्विजिट पेंटिंग, एक्सक्विजिट पेंटिंग, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्लियर? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज पोइनेंट। के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, द वर्ड इज पोइनेंट, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पे लिख के दूं प्रोनाउंसिएशन, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, पोइनेंट, ये प्रोनाउंसिएशन हो गया इसका, ठीक है। अब इसका जो जी है ना वो साइलेंट है, तो दिस इज पोइनेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, हाँ इसी वर्ड का सेंटेंस पढ़ेंगे। देयर वेर मेनी पोइनेंट फेयरवेल्स इन द डिपार्चर लाउंज। देखो एक तो समझ लो, डिपार्चर लाउंज है, यानी आप एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, जहां से लोगों को, रेलवे स्टेशन से तो हम वैसे डायरेक्ट वो प्लेटफॉर्म पे ही उतरते हैं, लेकिन आप डिपार्चर लाउंज में होते हैं, कहाँ पे, एयरपोर्ट पे। डिपार्चर लाउंज मतलब जहाँ से लोगों को आप विदा करते हो, उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम डिपार्चर लाउंज, ठीक है। अब ये डिपार्चर जो लाउंज है, यहाँ से क्या दिया जाता है, फेयरवेल दिया जाता है। फेयरवेल मतलब विदा करेंगे लोगों को, तो तब देयर वेर मेनी पोइनेंट फेयरवेल्स, वो जो फेयरवेल थे वो पोइनेंट थे। पोइनेंट का मतलब होता है ऐसी फीलिंग जिससे आपको दर्द हो, दुख हो, है ना, बहुत दुख हो, ऐसे फीलिंग्स को हम कहेंगे पोइनेंट फीलिंग्स है, ठीक। जैसे यहाँ पे सिनोनिम दिया है, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, है ना, बहुत सैड फील करो या कुछ गलत हो गया, उसकी जो फीलिंग होती है उसे हम क्या कहेंगे, पोइनेंट, ठीक है। सैडनेस की भी फीलिंग हो सकती है या रिग्रेट की भी। रिग्रेट मतलब क्या होता है, रिग्रेट मतलब कि कुछ गलत कर दिया, इसके लिए बुरा लगना, तो वो बहुत फील होता है ना, दैट इज कॉल्ड पोइनेंट। सिनोनिम क्या होंगे इसके, डिस्ट्रेसिंग या ट्रेजिक, बहुत बुरा कुछ होने की फीलिंग। एंटोनिम हैप्पी, चीयरफुल, ब्लंट, ये सारे क्या हो गए उसके एंटोनिम्स हो गए। क्लियर? आई होप पोइनेंट समझ गया होगा। पोइनेंट मतलब दुख होना, बहुत दुख होना, जिससे आपको बहुत ट्रेजिक सी फीलिंग आए। क्लियर? चलो क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्लंग। फ्लंग, है ना, फ्लंग का मतलब क्या है, लिन पिक्ड अप द डेब्रीज एंड फ्लंग इट अवे। डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, ना, डेब्रीज मतलब मलबा हो गया, ठीक है। तो लिन ने क्या किया, लिन है, कोई रिन नहीं है, तो लिन ने क्या किया, वो मलबा उठाया और उसको फ्लंग कर दिया, मतलब फेंक देना, बराबर है, दैट इज फेंक देना इज टू थ्रो अवे समथिंग, उसको हम कहेंगे फ्लंग करना, बराबर है। अब ऐसे करो, कुछ भी करो, लेकिन उठा के फेंक देना इज कॉल्ड फ्लंग। तो फ्लंग के फ्लिंग वर्ब हो गया, तो इसका मतलब क्या है, टू थ्रो क्विकली एंड केयरलेसली, ऐसे भी फेंक देना बस, दैट इज कॉल्ड फ्लंग। डूइंग समथिंग लाइक दिस विद दिस काइंड ऑफ एन एक्शन इज फ्लंग। फ्लिंग का थर्ड फॉर्म हो गया ये। इसका सिनोनिम क्या है, स्नियर्ड या हर्ल्ड, अगेन फेंकना। एंटोनिम क्या होगा इसका, अपने पास रखना या ले लेना। रिसीव या केप्ट, एक तो रिसीव्ड या केप्ट, ये भी क्या होगा उसके थर्ड फॉर्म और एंटोनिम्स। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। थर्ड फॉर्म मतलब रिसीव का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड है और कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट है ना। मैं फ्लंग का थर्ड फॉर्म नहीं बता रहा, फ्लंग इन इटसेल्फ इज थर्ड फॉर्म फ्लिंग का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेजन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्वेजन। तो इन्वेजन ऑफ कुवैत in 1991 was quickly stopped। इन्वेजन जो हुआ था 1991 में कुवैत का। अभी इन्वेजन का मतलब, जैसे ये वर्ड तो बहुत रेगुलरली अभी यूज में है, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन।
इन्वेजन मतलब रशिया ने यूक्रेन पे क्या किया, अटैक किया, बराबर, या क्या कहेंगे हम उसको, आक्रमण किया। हिंदी में अगर कहना है तो आक्रमण कह सकते हो। तो आक्रमण का मतलब ही होता है इन्वेजन, है ना। कोई एरिया को या किसी एरिया को हथियाने के लिए अगर आप फोर्स का यूज करो, है ना, ताकत का यूज करो, उसे हम कहेंगे इन्वेजन या आक्रमण। तो इन्वेजन मतलब एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग अ कंट्री और अ रीजन इन अ हॉस्टाइल मैनर। किसी कंट्री या किसी रीजन को हथियाने के लिए उस पर अगर आक्रमण किया जाए, हॉस्टाइल मतलब आक्रामक होना, ठीक है, तो आक्रामक मैनर में अगर उस रीजन को कब्जाने की कोशिश की जाए तो उसे हम कहेंगे इन्वेजन। तो इसके सिनोनिम क्या होगी, जैसे अभी मैंने कहा था अटैक, अटैक करना मतलब आक्रमण करना, असॉल्ट करना मारना, ऑफेंसिव, है ना, फिर से अटैक करने जैसा ही वर्ड है ऑफेंसिव। नेक्स्ट एंटोनिम क्या होगी इसके, पीछे हटना, है ना, जैसे रिट्रीट, पीछे हट जाना, लड़ाई हो रही है लड़ाई से पीछे आ गए, या सरेंडर कर देना, या डिफेंस, ये भी क्या होगा इन सबके एंटोनिम। क्लियर हो गया ये वर्ड, अटैक करना उसका डिफेंड करना, डिफेंस नहीं डिफेंड बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले आगे। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, ठीक है। A futile attempt was made by the police to keep fans from mounting the stage. स्टेज पे आने से रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया, अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट किया मतलब एक कोशिश की। किस चीज के लिए कोशिश की, एक फ्यूटाइल कोशिश की। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, करके तो देखा, बस करके देखना ही था क्योंकि होना नहीं है ये उनको पता था। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ होना, काम का नहीं है कुछ पर पता है फिर भी कर रहे, वर्थलेस चीज जिसे हम कहेंगे ना उसको कहेंगे हम फ्यूटाइल, जिसका कोई यूज नहीं है बस कर रहे, ठीक है, व्यर्थ। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है हैविंग नो यूज, और वर्थलेस, वर्थ वाइल नहीं, हैविंग नो यूज एंड वर्थलेस इफेक्ट होना, यूज भी नहीं होना और कैसा इफेक्ट होना उसका, वर्थलेस, किसी काम का नहीं है, ठीक है। जैसे इसका सिनोनिम क्या होगा, इनइफेक्टिव या यूजलेस या वेन, वेस्ट। वेन का भी मतलब क्या है, व्यर्थ होना। एंटोनिम क्या होगा इसका, इसेंशियल या इंपॉर्टेंट, नीडेड, नेसेसरी। जो भी चीज जरूरी है उसे हम क्या कहेंगे, वो वो इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो ये अनइम्पॉर्टेंट है, अननेसेसरी, बस कर रहे हैं, ठीक, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। ये और जो है ये किसी चीज के लिए, जैसे अगर मेरे को कहना है समथिंग हैविंग नो यूज और वर्थवाइल इफेक्ट, तो ये एक ही सेंटेंस है, इसलिए यहां पे हम लोग ये लेस नहीं लेंगे, ठीक है, वर्थवाइल इज ओके, क्योंकि किसी चीज का यूज ना होना या उसका वर्थवाइल इफेक्ट ना होना के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पढ़ते पढ़ते वर्थ लेस समझ लिया वहां पे, तो हैविंग नो यूज और वर्थवाइल इफेक्ट इस चीज का, ये समथिंग जो भी चीज है उसका, क्लियर। चलो आगे चले नेक्स्ट वर्ड पे। और फ्यूटाइल का मतलब ध्यान में रखना, इट इज व्यर्थ एक्शंस या व्यर्थ किसी चीज का यूज, ठीक है, ऑफ नो यूज। चलो तो नाउ यू हैव द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू हियर, आप इसको पढ़ो, आई विल वेट फॉर यू, ठीक है।
ठीक, डन, क्लियर है। चलो, क्या है फिर हमारा पैसेज आर्टिकल में, क्या है आज? क्रैश कोर्स ऑन द हेल्थ ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये क्रैश कोर्स है। क्रैश मतलब अब अगर गाड़ियाँ ठीक नहीं रहेंगी तो क्या करेंगी? क्रैश हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए उसका नाम दिया है क्रैश कोर्स ऑन दी हेल्थ ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की हेल्थ कैसी है इस पे। ऑन जुलाई 10 इन उत्तर प्रदेश अ प्राइवेट डबल डेकर बस कोलाइडेड विथ अ मिल्क टैंकर किलिंग 18 पीपल। 18 लोग मारे गए जब उत्तर प्रदेश में एक प्राइवेट गाड़ी का एक मिल्क टैंकर से कोल्यूजन हो गया या कोलाइडेड। कोलाइडेड का मतलब होता है भिड़ जाना, क्रैश होना, ठीक है, किसी चीज से भिड़ जाना, दो गाड़ियों में भिड़ंत इज कॉल्ड कोल्यूजन, और उसी का जो वर्ब फॉर्म है दैट इज कोलाइडेड। लोकल रिपोर्ट्स क्लेम्ड द बस इंश्योरेंस had not been renewed and that it lacked an alarm system to alert the driver if the bus drifted from its lane among other issues। यानी वहां पे जो लोकल्स थे उन्होंने क्या कहा, लोकल रिपोर्ट्स थी, उन रिपोर्ट में क्या आया है कि बस का जो इंश्योरेंस था उसे रिन्यू ही नहीं किया गया था। दूसरा, उसमें कोई अलार्म सिस्टम नहीं थी कि जिससे यह पता चले ड्राइवर को कि उसने लेन शिफ्ट कर ली है या चेंज कर ली है। और क्या, इसके साथ बाकी भी अलग मुद्दे थे। तो ये तो दो महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंट से इश्यूज थे। शुड द स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्वायरी बियर दीज डिटेल्स आउट, शुड द स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्वायरी बियर दीज डिटेल्स आउट का मतलब, अब आप पूछेंगे सर शुड से शुरू हो रहा है, व्हाई इज इट नॉट अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं है? देखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी में ये डिटेल्स डालने चाहिए क्या, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट इंक्वायरी में ये डिटेल्स डालेगी या ये डिटेल्स बाहर आएंगी तो इनसे क्या होगा, दे विल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ रोड सेफ्टी, है ना। अगर ये रिपोर्ट बाहर आती है और ये चीजें अगर सरकारी रिपोर्ट में दिखती है, कौन सी चीजें, ये ऊपर की दो चीजें, है ना, इंश्योरेंस ना होना, अलार्म सिस्टम ना होना, ये अगर सरकारी रिपोर्ट में भी आ जाए तो उससे क्या हाईलाइट होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है मल्टी डायमेंशनल नेचर का रोड सेफ्टी के लिए। मल्टी डायमेंशनल मतलब सारे एंगल से चेक करना कि रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्राइवर सो गया, इससे बहुत सारे अलग कारण भी हो सकते हैं कि तुम्हारी वो गाड़ी जा रही थी, बाजू में गड्ढा था, बगल में गड्ढा था, या अचानक कोई आ गया, या गाड़ी का मेंटेनेंस ही प्रॉपर नहीं था, टायर्स घिस चुके थे जिसकी वजह से ग्रिप नहीं रोड पे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ रोड सेफ्टी विच बैंक्स ऑन मतलब वो किस चीज पे डिपेंड है। बैंक्स ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। यहाँ हम कहते हैं ना, द इंडियन टीम बैंक्स ऑन द सक्सेस ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, मतलब ये दोनों चले तो मस्त है, पर अभी इंडियन टीम का वैसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर के वक्त ऐसा था, द इंडियन टीम बैंक्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो ही वॉज द लोन वॉरियर वो टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट, विच बैंक्स ऑन रोड एंड हाईवे डिजाइन। हम जनरली किन चीज़ों पे बात करेंगे, रोड एंड हाईवे की डिज़ाइन कैसे है, प्रेजेंस ऑफ रोड साइड बिजनेसेस, ये भी कारण हो सकते हैं ना कि हाईवे का डिज़ाइन ही सही नहीं था या रोड साइड बिजनेस थे। अब देखो, रोड साइड हम अतिक्रमण हटाना कितना ज़रूरी है, उसका कारण ये है, जब अतिक्रमण हो जाता है रोड की साइड्स में तो गाड़ियाँ उसके बाद लगती है और फिर जो ड्राइवर गाड़ी चलाता तो उतनी जगह छोड़ के चलाता है, इसीलिए वो रास्ता बहुत संकरा लग सकता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ रोड साइड बिजनेस, स्पीड एंड एक्सेस कंट्रोल एंड विजिबिलिटी, ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे कि रोड और हाईवे का डिजाइन कैसा है, रोड साइड अतिक्रमण हो चुका है नहीं हुआ है, स्पीड एक्सेस कंट्रोल कि अगर बोर्ड पे किसी बोर्ड पे लिखा है कि द मैक्सिमम स्पीड अलाउड इज 80, तो 80 के ऊपर जाने वाले को कोई फाइन कर रहा है क्या, कोई चार्ज कर रहा है क्या, ये सारी चीजें भी देखने लायक है ना। एंड विजिबिलिटी, बहुत बार विजिबिलिटी नहीं अच्छी होती, कोहरा हो जाता है, तो वो समय पे ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। अमंग अदर फैक्टर्स,
बाकी भी कारण है और इन सब का क्या होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्यों? टू प्रोटेक्ट लाइव्स। द डिटेल शुड ऑल्सो हाईलाइट द रिलक्टेंस ऑफ म्यूनिसिपल ऑथोरिटीज एंड लोकल बॉडीज टू स्क्रूटिनाइज public and licensed private infrastructure until lives are lost। क्या कहा है? द डिटेल शुड ऑल्सो हाईलाइट, ये डिटेल्स भी उस रिपोर्ट में आनी चाहिए। कौन सी डिटेल्स? कि जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस का मतलब है नहीं करने की इच्छा, कुछ करने से कतराना या नहीं करना, दैट इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, जहां पे भी ये क्रैश हुआ है वहां की जो लोकल अथॉरिटीज है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज एंड लोकल बॉडीज टू स्क्रूटिनाइज पब्लिक एंड लाइसेंस प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी पब्लिक या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग हो गई, दुकान हो गया या कुछ भी, वो रोड के बीच में तो नहीं आ रहा है, उसकी वजह से पार्किंग बहुत ज़्यादा रोड पे तो नहीं आ रही है, तो ये सारी जगह इसको, ये भी, इन चीज़ों को भी उसकी रिपोर्ट में डालना चाहिए। लेकिन सरकार अगर रिपोर्ट बनाई थी और सरकारी बिल्डिंग की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ रिपोर्ट में डालने वाली है, बराबर। तो इनको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। स्क्रूटिनाइज का मतलब बहुत डिटेल लेवल पे चेक करना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ कैसा होता है, ऊपर ऊपर चेक कर लो, ड्राइवर की गलती थी या गाड़ी में ये प्रॉब्लम था करके सॉल्व हो गया, ऐसा बताते हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये तब तक नहीं करते जब तक के लोगों की जाने नहीं जाती, है ना, तो ये प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम एंड रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम और रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, उसके अनुसार 1.71 लाख पीपल डाइड, 2.25 लाख, ऑलमोस्ट 2.25 लाख लोगों की डेथ हुई, एंड ऑलमोस्ट 4.25 लाख वेर इंजर्ड, 4.23 लाख वेर इंजर्ड इन 4.46 लाख रोड एक्सीडेंट्स इन 2022। 2022 का डेटा है ये, कि अब वो नंबर्स आपको पता है, 1.71 लाख पीपल डाइड एंड 4.23 लाख पीपल इंजर्ड, कितने में? इन 4.46 लाख रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। हमेशा पढ़ते वक्त ये ध्यान देना कि अगर पॉइंट आता है तो पॉइंट के बाद हम हर लेटर या हर नंबर को सिंगुलर में पढ़ना है, मतलब इट इज लाइक 4.46, इट इज नॉट 4.46। इसको पढ़ते वक्त ध्यान में रखना, बोलते वक्त भी, लिखते वक्त तो आपको बोलना ही नहीं पड़ता, तो 4.46, इट इज 4.46 नॉट 4.46। क्लियर? अ 2023 आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट, एक आईआईटी दिल्ली का भी रिपोर्ट आया था जिसमें उन्होंने ये अंदाजा लगाया था, एस्टिमेट किया था, देयर वेयर 11.3 रोड एक्सीडेंट्स डेथ पर लाख पॉपुलेशन इन 2021। तो इन्होंने 2021 में एक रिसर्च किया था, एक एस्टिमेट लगाया था, जिनके हिसाब से देयर वेयर 11.3 रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट डेथ्स, यानी 1 लाख लोगों के पीछे ऑलमोस्ट 11 डेथ सिर्फ रोड एक्सीडेंट में हो रही है। ये सबसे बड़ा नंबर है। विच आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑफिशियल डेटा, which after accounting for official data, inconsistencies and under reporting is constitutive of a public health crisis। जब इसको ऑफिशियल डेटा से कैलकुलेट किया गया या अकाउंट किया गया, सेम है क्या, तो उसमें ध्यान में आया कि इसमें काफ़ी इनकंसिस्टेंसीज है, यानी उनके डेटा में, और अंडर रिपोर्टिंग हुई है। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को बताते वक्त सही तरीके से ना बताना। अगर सरकार ने बनाया हुआ रास्ता ही खराब है तो आप सिर्फ ड्राइवर को दोष नहीं दे सकते। अगर रिपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति ने सरकार पे कोई आरोप ना हो, इसलिए अगर रिपोर्ट में गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या होगा, तो सरकारी रास्ता ही खराब है, ये पता ही नहीं चलेगा कभी किसी को, बराबर है। तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अंडर रिपोर्टिंग हुई है, इनकंसिस्टेंसीज है, और इससे भी धोखा है, किसको? पब्लिक हेल्थ को, बराबर, लोगों की जान को खतरा है। क्लियर? चलो, रीड द सेकेंड पैराग्राफ नाउ, ये पढ़ लो।
ठीक, डन। चले नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया है? स्पीड कंट्रोल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। स्पीड पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। इट इज इम्प्लीकेटेड इन मोस्ट डेडली रोड एक्सीडेंट्स इन दी कंट्री। इट इज इम्प्लीकेटेड का मतलब क्या है? ये हर रोड एक्सीडेंट में, यानी जो मोस्ट डेडली रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है? स्पीड, है ना। इट इज, ये इम्प्लीकेट हो रहा है, मतलब क्या? ये मोस्ट डेडली रोड एक्सीडेंट से पता चल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? स्पीड। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, सबसे नहीं, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फॉलोइंग द बस एक्सीडेंट, ये जो उत्तर प्रदेश के बस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, पुलिस ऑल्सो टोल्ड न्यूज एजेंसीज द कोल्यूशन हैड फ्लंग, अभी हमने देखा ना, फ्लंग फेंकना, है ना। कोल्यूशन हैड फ्लंग पैसेंजर्स आउट ऑफ द बस। इतना डेडली एक्सीडेंट था कि 18 लोगों की तो डेथ हो गई, और जैसा ही कोल्यूशन हुआ तो गाड़ी शायद इतनी स्पीड में थी कि लोग बाहर फेंके गए बस से। पब्लिक ऑफिशियल्स नो हाउ टू कंट्रोल स्पीड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, है ना। लोगों को, यानी जो सरकारी नौकर है, पब्लिक ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, उनको पता है कि स्पीड को अर्बन और रूरल एरियाज में कंट्रोल कैसे करना है। विथ स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स एंड राउंड अबाउट्स एंड इंक्रीज्ड पुलिस मॉनिटरिंग, है ना। कैसे कंट्रोल करते हैं? जनरली जहां जहां जरूरी है वहां स्पीड ब्रेकर लगाना है, वहां राउंड अबाउट्स लगाने हैं, है ना। जहां पे सिग्नल नहीं होता, स्क्वायर बड़ा होता है, तो वहां पे राउंड अबाउट्स लगे होते हैं। राउंड अबाउट लगाने से क्या होता है? स्पीड अपने आप कम हो जाती है गाड़ियों की, राइट। जबकि एकदम रोड जाके वो बहुत स्पीड में कोई सीधा ना निकल पाए किसी स्क्वायर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल था इनका कि कौन से क्या होते हैं, स्पीड कैसे कंट्रोल करना, इसके एग्जाम्पल्स थे। सिमिलरली इट शुड बी क्लियर विच पोर्शंस ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स दैट द बस कंडीशन एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वायलेटेड। और एक चीज देखनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए थी? कि अगर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड का वायलेशन हुआ है उस बस एक्सीडेंट में, उसका भी ध्यान जरा देखना चाहिए। वायलेशन हुआ है मतलब किसी स्टैंडर्ड से ज़्यादा या कम चीज़ थी। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी की टायर में हवा एक स्टैंडर्ड रेंज में होनी चाहिए, उस रेंज से ज़्यादा थी या कम थी, ये भी तो एक कारण हो सकता है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा थी और टायर, बहुत स्पीड से गाड़ी चल रही थी, टायर बहुत हीट अप हो गया और बर्स्ट हो गया, टायर फट गया। अब टायर अगर फटता है तो फिर क्या होगा? फिर उस टायर कंपनी की भी चेकिंग होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का जो टायर था उसकी वैलिडिटी में था और तब फूटा है, या वैलिडिटी खत्म हो गई थी। वैलिडिटी में था तो कंपनी पे भी एक्शन होनी चाहिए, और अगर वो एक्सपायर हो चुका टायर था तो फिर ड्राइवर या जिसकी भी बस है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ड्राइवर पे नहीं, पर वो कंपनी पे जिसकी बस है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं हम वायलेशन ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, देयर आर 3 वेज फॉरवर्ड। अब आगे जाने के लिए 3 सॉल्यूशंस बताए गए हैं। देयर आर 3 वेज फॉरवर्ड, 3 सॉल्यूशंस दे रहा है ऑथर यहाँ पे। फर्स्ट, लोकल ऑथोरिटीज मस्ट एनफोर्स existing standards and have skilled personnel and proper equipment for this purpose। एक रास्ता क्या बताया इन्होंने? पहले तो लोकल ऑथोरिटीज ने जो अभी के स्टैंडर्ड है, अगर किसी रोड हाईवे के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिफाइन की गई है कि 80 से ज्यादा नहीं जाना, मैक्सिमम स्पीड इज 80। अगर कोई इसे तोड़ता है तो तुम्हारे नियम को एनफोर्स करो ना। आपकी गाड़ी 90 पे जा रही है और वो जो इक्विपमेंट है वो 80 का दिखा रहा है, तो कैसे एनफोर्स हो रही है? फिर आपने जो स्टैंडर्ड बनाया एनफोर्स नहीं हो रहा है वो, ठीक है। और इस चीज की चेकिंग के लिए ऐसे लोग बिठाओ जिनमें स्किल है, ठीक है ना, वो बराबर से मॉनिटर कर सके। दूसरा, इक्विपमेंट सही होना चाहिए। तो स्पीड कंट्रोल इससे हो सकती है, पर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगी। फिर दे मस्ट ऑल्सो बी अलाउड टू इम्पोज हार्शर पेनल्टीज on transport service operators who fail to meet safety requirements। अब ये हमारे यहाँ से बड़े शहरों के लिए बसेस जाती हैं, पुणे बसेस जाती हैं, मुंबई बसेस जाती हैं, है ना। अब अगर आप लोगों को जल्दी पहुँचना इसलिए रात में गाड़ी बहुत तेज चलाओगे, बस बहुत तेज चलाओगे, तो फिर उस सर्विस ऑपरेटर जो जिस कंपनी की बस है
उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और कंटिन्यूअस अगर आपके ड्राइवर्स, आपकी कंपनी के जो ड्राइवर्स है वो रूल्स को फ्लाउट कर रहे या तोड़ रहे, ऐसे केस में तो उस कंपनी पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। म्युनिसिपल बॉडीज must also be prevented from diluting standards painstakingly specified by engineers in order to say facilitate local business। अब क्या हो सकता है, जैसे हमारे शहर से बस दूसरे बड़े शहर में जा रही है, अब फाइन जो लगाया हुआ है लेट से, वो फाइन फॉर एग्जाम्पल किसी रूल को तोड़ने के लिए फाइन लगाया गया है 1000 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज का फाइन लगाया है, लेकिन हमारी जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लोकल जो बॉडी है, अगर वो ये कहे कि हमारे इतने फाइन से तो लोगों का, हमारे लोकल बिजनेस का नुकसान होगा, हम ऐसा करेंगे, अगर आपने रूल तोड़ा तो हम आपसे सिर्फ 500 रुपये लेंगे। और कारण क्या दिया इन्होंने, कारण ये दिया है, कारण ये दिया है इन्होंने कि हमारे लोकल बिजनेस का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन लोकल बिजनेस का नुकसान नहीं भी होगा, लोकल बिजनेस का नुकसान थोड़ा सा हो भी जाएगा, और उसने रूल तोड़ा इसलिए नुकसान हो रहा है। पर अगर आप ये 500 रुपये बचाने के एवज में क्या कर रहे हो, आप उसको लोगों की जान को रिस्क में डाल रहे हो, तो ये म्युनिसिपल बॉडीज ने नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट, आखिरी पार्ट है, पढ़ लो जल्दी से, फिर हम इसको भी समझेंगे। ठीक, डन। चलो आखिरी पार्ट को भी सेकंड, पहला तो क्या है हमने इससे पहले देख चुके। सेकंड, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नीड्स टू कलेक्ट एंड पब्लिश बेटर, आइडियली कंप्लीट डेटा ऑन व्हीकल रजिस्ट्रेशंस, सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, टेस्टिंग सेंटर्स, क्राइटेरिया एंड रिपोर्ट्स एंड ऑडिट्स। क्या कह रही है? दूसरा और एक सॉल्यूशन क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, इनके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर है नितिन गडकरी। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने क्या करना चाहिए? कलेक्ट भी करना चाहिए और पब्लिश भी करना चाहिए। क्या आइडियली कंप्लीट और पूरा डेटा ऑन व्हीकल रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटा, सेफ्टी सर्टिफिकेट्स का पूरा डेटा कि कौन सी गाड़ी सेफ है नहीं है। ठीक है, टेस्टिंग सेंटर्स, बहुत बार पीयूसी निकालते वक्त, तो पीयूसी लेते वक्त क्या करते हैं, बहुत बार आजकल क्या करते हैं कि गाड़ियों का नंबर प्लेट का फोटो लेके अपलोड कर देते हैं, वो व्यक्ति ने कभी गाड़ी टेस्टिंग के लिए लाई नहीं, ऐसे भी होता है। या बाकी भी और बहुत सारे टेस्टिंग सेंटर्स में चेकिंग बराबर नहीं की जाती। अलग अलग क्राइटेरियाज की क्या, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट्स एंड ऑडिट्स, कौन से रिपोर्ट्स नए आए हैं उसका ऑडिट कैसा हुआ है। इट ऑल्सो नीड्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा अबाउट इंजुरीज एंड डेथ्स। इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ डेटा एंड इंजुरीज, डेटा अबाउट इंजुरीज एंड डेथ्स। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या कोई व्यक्ति इंजोर होता है, तो ऐसे समय पे डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब इंजुरी कहाँ हुई है, किस कारण हुई है, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। रोड एक्सीडेंट के कारण हो गई इतने बताने से नहीं आया होगा,
कहाँ चोट लगी, कैसे लगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो ये व्यक्ति सामने से गिरा, लेफ्ट से गिरा, राइट से गिरा, यानी बहुत सारी चीजें और पता चलती है उसके रिसर्च से। बोथ ऑफ विच रिमेन अंडर काउंटेड, है ना, यानी उसका काउंटिंग सही से नहीं होता। कभी कभी तो इंजुरीज का नंबर भी कम बताया जाता है, डेथ्स का नंबर भी कम बताया जाता है। फाइनली तीसरा मुद्दा, हमने कहा था 3 मुद्दे हैं, उन्होंने, ऑथर ने कहा था, now there is a need for greater public awareness on how the health of transport vehicles is ascertained and for access to each vehicle's latest test report, right? तीसरा मुद्दा क्या है इनका, ऑथर का, कि एक ज्यादा बड़ी पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी भी व्हीकल का, है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का स्पेसिफिकली हेल्थ कैसी निकाली जाती है, यानी कैसे चेक किया जाए। असर्टन का मतलब चेक करना, या उसको वो व्हाट इज द प्रोसेस, ये पता करना, पता करने का मेथड क्या है, ये लोगों में भी उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड फॉर एक्सेस टू ईच व्हीकल्स लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट, और हर एक गाड़ी की जो सबसे नई रिपोर्ट है उसका भी एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस मतलब पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। दिस मे बी अ ब्रिज टू फार गिवन, दिस मे बी अ ब्रिज टू फार, ये एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा है ऑथर जो उनको खुद को लग रहा है कि ये बहुत दूर की बात है, ये होना बहुत मुश्किल है। गिवन, और इसका कारण क्या है, गिवन बोथ द जनरली कंप्लेसेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल एंड, पहले ये देख लेते बोथ, तो बोथ में पहली चीज कौन सी है, कंप्लेसेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल। हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल के प्रति एटीट्यूड है, किसी चीज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो कंप्लेसेंट है। कंप्लेसेंट है मतलब बहुत केयरलेस एटीट्यूड है हमारा, ठीक है। हमको चीजें चाहिए, वो कितनी अच्छी हो इसके बारे में हम नहीं सोचते, ये जनरल हमारा पब्लिक एटीट्यूड है। एंड अनस्क्रपलस ऑपरेटर्स एबिलिटी, अनस्क्रपलस ऑपरेटर, अनस्क्रपलस का मतलब होता है जो धोखा दे सकता है या डिसऑनेस्ट हो, अपने काम के प्रति वो संवेदनशील नहीं है, वो गड़बड़ करके अपना काम निकाल लेगा, ठीक है। तो ऐसे जो ऑपरेटर्स हैं जो अनस्क्रपलस है मतलब डिसऑनेस्ट है, उनकी एबिलिटी टू एस्केप सैंक्शंस, है ना, फाइन ना लगे इसलिए जुगाड़ कर लो, ये जुगाड़ कर लेने वाला जो एटीट्यूड है उससे भी बहुत गड़बड़ होती है। बट ये ब्रिज के बारे में बात कर रहे थे, बट इट रिमेन्स दी ब्रिज दैट विल हैव टू बी क्रॉस्ड, लेकिन ये एक ऐसा ब्रिज है जिसे हमें सब ने मिलके क्रॉस करना ही होगा, भले ये बहुत दूर की बात लग रही है, ठीक, अंडरस्टूड। तो दीज ऑल वेयर द ऑथर्स व्यूज, ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए इस पैसेज पे। विच ऑन नहीं है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, ये ऑन नहीं होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट सजेस्टेड एट दिस सॉल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग स्पीड बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस स्पीड कंट्रोल करने के सॉल्यूशन में नहीं दिए गए हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज साइटेड फॉर लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस यानी पब्लिक में अवेयरनेस क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, इन 5 ऑप्शंस में से आपको बताना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव सेम मीनिंग टू द वर्ड स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज का डज नॉट हैव सेम मीनिंग, ये चीज पे ध्यान देना, डज नॉट हैव सेम मीनिंग मतलब अब एंटोनिम ढूंढना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनिम नहीं रहा तो भी चलेगा लेकिन उसका मीनिंग सेम नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज सेम मीनिंग एज द फ्रेज इन द बोल्ड, बैंक्स ऑन की फ्रेज दी गई है आपको और बैंक्स ऑन का आपको सही मतलब क्या है वो बताना है, ठीक है। और फाइनली है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इंग्लिश के पैसेज में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो दिया नहीं गया है, पर दिस इज अ जीके क्वेश्चन, आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसी पैसेज में थोड़े पहले अगर आप जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, वो मैंने बताया है, लिखा नहीं है पैसेज में, ठीक है, डन। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, एरर डिटेक्शन। पहला सेंटेंस, इट is be said that in 2025 the Indian stock market will fall drastically and we can expect that fall very soon.
अगर आप, ये तो मैंने पढ़ा इसलिए शायद सुन के आपको आंसर आ गया होगा, पर आपने पढ़ते वक्त ये आया था क्या, इसके बारे में जरा सोचना। ठीक, क्या प्रॉब्लम है? इट इज बी सेड नहीं होता, क्या होता है? इट इज सेड। यहाँ पे बी की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? सुन के बहुत बार हमको एरर जल्दी समझ में आता है कि हमको सुनने की ठीक ठाक आदत है, पढ़ने की आदत ना होने की वजह से छोटे छोटे ऐसे एरर्स छूट जाते हैं। राइट? तो आपको अगर एरर को अच्छे से फाइंड आउट करना है, पढ़ने की आदत लगाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना आपको आना चाहिए। सेकेंड, 2 अमेरिकन cities witnessed shooting and resulting in mass fatalities over the weekend. 2 American cities witnessed shooting and resulting in mass fatalities. देखो, and ये कंजंक्शन है ना? and is a कंजंक्शन। तो ये जो कंजंक्शन है ये 2 सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है? या तो वर्ड्स को जोड़ेगा, ऐसा सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस। यहां प्रॉब्लम ऐसा है कि 2 अमेरिकन सिटीज विटनेस शूटिंग, ये एक सेंटेंस हो गया, और इसका रिजल्ट क्या है? मास फैटिलिटीज। मास फैटिलिटीज, फैटिलिटीज का मतलब होता है डेथ्स। मास फैटिलिटीज ओवर दी वीकेंड, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो यहां पे एंड की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक रिजल्ट बता रहा है यहां जो एक्शन हुई उसका। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 2 अमेरिकन सिटीज विटनेस शूटिंग रिजल्टिंग इन, यहां पे कॉमा लग जाएगा, रिजल्टिंग इन मास फैटिलिटीज ओवर दी वीकेंड। ठीक है? थर्ड, पहले आप पढ़ लो लगे तो, फिर मैं बताता हूं। पढ़ा? तो क्या है? इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मदर एट द किचन, रेखा वॉज ऑन हर मोबाइल टॉकिंग टू हर फ्रेंड। द एरर इज इन एट। ठीक है? किचन इज अ कंप्लीट इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, ऐसे केस में हम लोग इन कहते हैं। कभी आप एट वहां यूज नहीं कर सकते किसी रूम के लिए वगैरह, क्योंकि रूम इज इनसाइड द हाउस, तो उसका हम एड्रेस नहीं बताते। जिस चीज का एड्रेस या लोकेशन के बारे में बात हो रही है तो उस केस में हम लोग एट यूज करते हैं, लेकिन इनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर अगर कुछ हो तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। फोर्थ, ठीक, इट वॉज अ रियली बैड मूवी। किसी मूवी के बारे में बात कर रहे, इट वॉज अ रियली बैड मूवी, अ वर्स मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मैंने इतनी बुरी मूवी अभी तक नहीं देखी। तो इतनी बुरी मूवी अगर अभी तक नहीं देखी मतलब ये सबसे बुरी है। समझ गए? सबसे बुरी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बुरी। सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे लिखते हैं? इसको वर्स को वर्स्ट करना पड़ेगा, है ना? वर्स्ट। और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया हुआ जो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी है, उसके पहले जो आर्टिकल लगता है वो होता है द बेस्ट। जैसे होता है ना, द बेस्ट बैट्समैन, द बेस्ट बॉलर, द बेस्ट एक्टर, वैसा ही द वर्स्ट, बराबर है? द वर्स्ट एक्टर, द वर्स्ट बैट्समैन, द वर्स्ट बॉलर। आ गया ध्यान में? चलो, तो यहाँ पे अ वर्स्ट मूवी की जगह द वर्स्ट मूवी ऐसे लिखना होगा। चलो, फिफ्थ फाइनल सेंटेंस फॉर यू। Found in many parts of India, the frangipani tree is a small, low-branching tree which is special used. स्पेशल यूज नहीं होता, यानी यूज्ड बराबर है, लेकिन यूज्ड ये वर्ब है, मतलब इससे पहले आपको एडवर्ब लगाना पड़ेगा, स्पेशली, डबल एल, है ना? विच इज स्पेशली यूज्ड फॉर सेवरल मेडिसिनल पर्पजेस। क्लियर? तो यहाँ पे स्पेशल की जगह स्पेशली यूज होगा। तो आई होप अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई इश्यूज होंगे लेक्चर में तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।